बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लास्ट टाइम हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में देखा था। कोई भी फंक्शन है फ्रॉम R3 टू R, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में उसकी रेट ऑफ चेंज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने चेन रूल को अप्लाई किया था टू see that how we can calculate directional derivative more efficiently। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, और इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते थे काफी क्वेश्चंस, काफी एक्सरसाइजेस। उसके बाद हमने लास्ट सेक्शन में ऑपरेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर कर्व्स इन स्पेस, व्हाट आर कर्व्स इन R3। उसके बाद हम वेलोसिटी वेक्टर्स के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन्हीं कर्व्स को देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ राइटिंग द सेम कर्व। इसको हम रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व्स इन R3 में देखेंगे। और उसके बाद हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स देखेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन से हम इस लेक्चर का एंड करेंगे। कर्व्स इन R3 में जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि व्हाट आर ओपन इंटरवल्स इन R। हमें पता है कि व्हाट इज R। R इज बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर कर्व्स इन R3 पे जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है व्हाट आर ओपन इंटरवल्स इन R। हमें पता है व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बेसिकली यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। लेकिन इन्हीं नंबर्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रियल लाइन के नाम से भी जानते हैं। रियल लाइन का कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? रियल लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप एक लाइन लें, उसके एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लें 0। उसके बाद आप एक यूनिट सेट कर लें कि ये जो यूनिट है वो आपका एक नंबर के बराबर है, और आपके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इसी के साथ आप इस रियल लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर है वो इस लाइन का एक पॉइंट है। सिमिलरली कोई भी एक अगर आप पॉइंट ले लें इस लाइन के ऊपर, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब व्हाट आर ओपन इंटरवल्स इन R3? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओपन इंटरवल्स इन R3। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ ऑल t सच दैट t इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a को -2 ले लूं और b को मैं 3 ले लूं, तो जैसा कि मैंने कहा जो भी रियल नंबर है वो इस रियल लाइन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब a इज इक्वल टू -2 आप देख सकते हैं ये रियल नंबर है इस लाइन के ऊपर। सिमिलरली b इज इक्वल टू 3 ये नंबर है इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। अब ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं t सच दैट t इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि t इज ग्रेटर देन a और t इज नॉट इक्वल टू a। तो बेसिकली वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि a से बड़े हैं। इस रियल लाइन की एक और प्रॉपर्टी भी है। इस रियल लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर जो राइट पे होगा वो अपने लेफ्ट वाले तमाम नंबर से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं t ग्रेटर देन a की बात कर रहा हूं तो मैं तमाम उन नंबर्स की बात कर रहा हूं जो कि a की राइट साइड पे हैं।
सो इस केस में हमने a इज इक्वल टू -2 लिया था, तो बेसिकली हम उन तमाम नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि a की राइट साइड पे है, और इसको मैं इस कर्ली ब्रैकेट से शो कर रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें a इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में। अगर a इंक्लूडेड होता तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा होता, कुछ इस किस्म की ब्रैकेट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इन टीज की वो ये है कि ये टीज लेस देन b है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने b इज इक्वल टू 3 लिया हुआ, और वंस अगेन यूजिंग सेम प्रॉपर्टी कि जो नंबर्स ऑन राइट है वो ग्रेटर हैं टू द नंबर्स ऑन लेफ्ट, और अगर मैंने नंबर्स लेने हैं विच आर लेस देन b तो बेसिकली मैं वो तमाम नंबर्स लूंगा जो कि b की लेफ्ट साइड पे है। सो इस केस में b इज इक्वल टू 3 है, और जो t है वो b के इक्वल नहीं है, तो बेसिकली मैं वो तमाम नंबर्स ले रहा हूं जो कि b की लेफ्ट साइड पे है, और ये आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे ऑन रियल लाइन विच आर बिटवीन -2 and 3 बट नॉट इंक्लूडिंग -2 and 3। और ये ओपन इंटरवल है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं -2 और 3 ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर इनको मैं इंक्लूड कर दूं तो इसका कोई और नाम होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, उसको हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे। सेकंड जो टाइप है आपके पास ओपन इंटरवल्स की वो है t सच दैट t इज ग्रेटर देन b। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं जो कि नंबर b से बड़े हैं। सो b हमने 3 लिया हुआ और a इज इक्वल टू -2 लिया हुआ। अब इस सेट को देखते हैं, जो दूसरे नंबर पे सेट लिखा हुआ है इसको देखते हैं ये कौन से नंबर्स हैं इस रियल लाइन पे। b इज इक्वल टू 3 और ये तमाम के तमाम मैंने नंबर्स लेने हैं विच आर ग्रेटर देन b, तो बेसिकली मैं वो तमाम नंबर्स ले रहा हूं जो कि b की राइट साइड पे है, और 3 से लेके ऑनवर्ड अप टू इंफिनिटी ये तमाम के तमाम नंबर्स हैं। और इसी इंटरवल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इफ b इज इक्वल टू 3 तो मैं इसी इंटरवल को लिख सकता हूं 3 टू इंफिनिटी फॉर b इज इक्वल टू 3। अगर मैं b इज इक्वल टू 3 ले लूं तो इसी इंटरवल को मैं 3 टू इंफिनिटी भी लिख सकता हूं, और इन जनरल मैं इसी इंटरवल को लिख सकता हूं दैट दिस इज इन जनरल द इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय b टू इंफिनिटी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं दे आर t such that t is less than a। Once again using the same property of real line, numbers on the right are bigger than numbers on the left। so वो तमाम के तमाम नंबर्स जो कि a की लेफ्ट साइड पे हैं, so a हमने -2 लिया हुआ, so basically we are talking about all numbers which are -infinity to 2। so similarly इसी इंटरवल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -infinity to a, और फॉर a इज इक्वल टू -2 इंटरवल क्या बन जाएगा आपके पास -infinity टू -2। जो फोर्थ काइंड के आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं इन रियल नंबर्स वो है तमाम के तमाम रियल लाइन। अगर आप तमाम की तमाम रियल लाइन को कंसिडर कर लें ये भी एक ओपन इंटरवल है। तो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स में 4 किस्म के ओपन इंटरवल हैं। सबसे पहला ओपन इंटरवल ए बी, जिसमें वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जो कि ए और बी के दरमियान है, लेकिन उसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी टाइप आपके पास ओपन इंटरवल्स की है विच आर ग्रेटर देन इन नंबर बी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बी टू इंफिनिटी, सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन बी बट नॉट इक्वल टू बी एंड अप टू इंफिनिटी। जो थर्ड काइंड के ओपन इंटरवल्स हैं वो आपके पास है -infinity टू a। आप -infinity से स्टार्ट लेते हैं और a पे एंड करते हैं, लेकिन इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। और जो फोर्थ काइंड का ओपन इंटरवल है वो तमाम की तमाम रियल लाइन है। जो तमाम की तमाम रियल लाइन है वो भी एक ओपन इंटरवल है। तो इन 4 किस्म के ओपन इंटरवल से हम डील कर रहे होंगे। Coming to our main topic, curves in R3. What are curves in R3?
आई एम श्योर वी हैव सीन मैनी कर्व्स इन R3. हमारे डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द अगर नज़र उठाएं तो आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी कर्व्स इन स्पेस की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक परिंदे को ले लें, वो परिंदा फिज़ा में कुछ ख़ास पॉइंट्स से होता हुआ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहा होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक टाइम पे आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, लेट्स से द टाइम इज t इज इक्वल टू 0, तो ये इस पॉइंट पे है और उड़ता हुआ ये खास पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है और t इज इक्वल टू 1 पे ये एक पॉइंट पे पहुंच गया आफ्टर 1 सेकेंड. सिमिलरली आफ्टर 2 सेकेंड्स ये एक और पॉइंट पे पहुंच गया और फिर एक खास पाथ को फॉलो करता हुआ ये जा रहा है और लेट्स से t इज इक्वल टू 4 पे ये यहाँ पहुंच गया, t इज इक्वल टू 5 पे ये यहाँ पहुंच गया, t इज इक्वल टू 6 पे यहाँ, t इज इक्वल टू 7 एंड t इज इक्वल टू 8. फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड्स इसने खास पाथ को फॉलो किया और इन तमाम पॉइंट्स को, जिन तमाम पॉइंट्स से ये गुजरता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली इट विल टेल यू ए स्पेसिफिक शेप इन स्पेस. और इन्हीं शेप्स में हम इंटरेस्टेड हैं. रफली स्पीकिंग और इंट्यूटिवली स्पीकिंग यही आपकी कर्व्स हैं स्पेस में, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ और कंडीशंस इम्पोज करेंगे टू मेक देम मोर प्रैक्टिकल and to make them more useful for our purpose. Similarly, I'm sure we have seen many curves जब हम graph sketch कर रहे होते हैं. We have seen many curves in XYZ coordinate space system. Coming back to our example of the bird, किसी भी पॉइंट पे let's say बर्ड ने उड़ना शुरू किया एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 8 पे पहुंच के ये खास पॉइंट पे पहुंच गया. इन तमाम पॉइंट्स को t इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट इन स्पेस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं विद XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिमिलरली t इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट इन स्पेस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट स्पेस में कैन बी रिप्रेजेंटेड using x, y and z coordinate. Similarly, t is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and for any t in between them. For example, अगर t is equal to 0.5 है तो जो आपका परिंदा है वो यहाँ कहीं होगा. This is t is equal to 0.5. Similarly, any number in between 0 and 8 seconds, उसके corresponding there will be a point in the space. और अगर हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लें विद अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा 1 ऑफ टी, अल्फा 2 ऑफ टी एंड अल्फा 3 ऑफ टी, क्योंकि इसमें जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट इन द स्पेस का वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है. और जो टाइम है आपका वो 0 to 8 ओपन इंटरवल है, इसमें 0 और 8 आप इंक्लूड नहीं कर रहे. सो इन रिगरस टर्म्स, what is alpha? Basically alpha is a function from I to R. So इस example of bird में what is alpha? Alpha is a function from 0, 8 to R3. अगर आप कोई सा भी time लें between 0 and 8, this will represent a point in space. So in general, we can define a path or alpha to be a function from I to R3. Alpha को हम differentiable कहेंगे when alpha 1 of t, alpha 2 of t and alpha 3 of t are differentiable. इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. Now we can define curves in R3 more precisely. So what is a curve in R3? Is a differentiable function alpha from I to R3 from an open interval I to R3. जैसा कि हमने देखा in particular जो bird की example थी उसमें alpha is a function from 0, 8 to R3 and if it is differentiable then we say that
that trajectory of the bird is a curve in R3. See, similarly, we can write more examples. So let's just consider another example from 0, 2 to R3. Or let's say alpha t is defined as t square t cube plus 1 and 2t. इसमें आप देख सकते हैं what is alpha of t? Alpha 1 of t is t square. What is alpha 2 of t? Alpha 2 of t is t cube plus 1. And what is alpha 3 of t? It is 2t. It is a function from 0 2 to R3, and this interval 0 2 is open interval, so the first condition is satisfied. Is a function from I to R3, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं, जो आपकी रेंज है वो पॉइंट्स इन R3 हैं, और it has to be differentiable. और when alpha is differentiable, हमने अभी देखा alpha of t is differentiable if and only if alpha 1 of t is differentiable, alpha 2 of t is differentiable and alpha 3 is differentiable. अब इसमें देखें जो alpha 1 of t है वो एक polynomial है, it's t square, so it is differentiable. Similarly, alpha 2 of t is another polynomial, so it is differentiable. Alpha 3 of t polynomial, so differentiable. So ये जो alpha of t है ये differentiable है, so this implies that these properties are satisfied. Alpha of t satisfied all the properties of a curve. So alpha of t defines a curve in R3. Similarly, we can take another example. Let's say alpha is a function from 0 3 to R3, and alpha of t is defined as cosine t, sine t and 0. So these are points in R3 and the domain is an open interval, so the first condition is satisfied. Second condition, alpha of t is differentiable or not. ये देखने के लिए हम देखेंगे कि alpha 1 of t differentiable है या नहीं, alpha 2 of t differentiable है या नहीं, और alpha 3 of t जो कि 0 है इस केस में वो differentiable है या नहीं. Alpha 1 of t is differentiable because cosine t is differentiable, and the derivative of cosine t is in fact minus sine t. And similarly, alpha 2 of t is differentiable, sine t का derivative exist कर रहा और it is in fact equal to cosine t. Similarly, 0 is differentiable, तो दोनों conditions satisfied हैं. It's a function from an open interval to R3 and it is differentiable, so this defines a curve in R3. एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो स्ट्रेट लाइंस हैं R3 में, ये हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में भी. व्हाट आर स्ट्रेट लाइंस इन R3? ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट P in the direction of the vector Q is a straight line or is a function. In fact, this straight line is a function from R to R3 and it is defined in the following way. Alpha of t is equal to P plus TQ, which is equal to P1 plus TQ1, P2 plus TQ2 and P3 plus TQ3. इसमें जो पॉइंट्स P और जो वेक्टर Q है ये गिवन होंगे और जो आपके पास T है ये आपके पास वेरिएबल है या पैरामीटर है इन दिस केस. और इसमें आप देख सकते हैं ये जो फंक्शंस हैं अल्फा 1 ऑफ टी, वंस अगेन इट्स ए पॉलिनोमियल क्योंकि P1 और Q1 ये आपके पास नंबर्स हैं, कोई से भी गिवन नंबर्स हैं, और जो T है वो वेरिएबल है, सो इट्स ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल T. Similarly, alpha 2 of t is a polynomial in variable t and alpha 3 of t is a polynomial in variable t. So these three, alpha 1, alpha 2 and alpha 3 are differentiable. In particular, हम ले सकते हैं, let's say हम point P को ले सकते हैं 1, 1, 1 और Q को हम ले सकते हैं 0, 1, 3. तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है passing through the point P and parallel to the vector Q. और जब मैं पैरेलल टू द वेक्टर Q कह रहा हूं तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट Q की, सो उस वेक्टर की बात हो रही है. सो व्हाट इज द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P एंड पैरेलल टू द वेक्टर Q इन दिस केस? सो 1 प्लस 0t, 1 प्लस 1t एंड 1 प्लस
3t. So in particular, it's a line in R3, and the first coordinate, second coordinate, and third coordinate are differentiable, and it's a function from R to R3. So it's a curve in R3. So curve in R3. आप देख सकते हैं इसमें जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो कि ओपन इंटरवल है, ये हमने देखा था. इट्स वन ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ ओपन इंटरवल्स जो हमने देखे थे. नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं सर्कल की. व्हाट इज ए सर्कल? सो बाय डेफिनेशन ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in plane which are equidistant from a fixed point. So for example, in this case the fixed point is basically the origin, जो कि हम origin ले सकते हैं, और जो fixed distance है वो आपका a units है. और इन तमाम points को लें जो कि equidistant है और इनका distance from this fixed point origin is a, तो ये एक सर्कल बनेगा आपके पास. और किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर सकता हूं. अगर मैं अज्यूम कर लूं द एंगल बिटवीन द रेडियल सेगमेंट एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज t, तो बेसिकली मैं यूजिंग रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं फाइंड आउट कर सकता हूं व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट इन दिस केस. सो एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होगा? दिस इज जस्ट a कोसाइन t. सिमिलरली व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? दिस इज जस्ट a sin t. और आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है ये एक्स वाई प्लेन में है. देयर इज नो z कोऑर्डिनेट, सो z कोऑर्डिनेट आपके पास 0 आएगा. सो x कोऑर्डिनेट a कोसाइन t, y कोऑर्डिनेट a sin t, z कोऑर्डिनेट 0. सो द फंक्शन alpha of t where t is a number from real line, और जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं स्पेस में वो हैं a cosine t, a sin t और 0. It's a function from real line to R3 defined in this manner, और हमने देखा हुआ है कि a cosine t is differentiable, a sin t is differentiable, and 0 is differentiable, derivative of 0 is 0. So it's a curve in R3. लास्ट एग्जाम्पल, सर्कल में हमने z कोऑर्डिनेट को 0 रखा हुआ था. इट वॉज 0 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ t. लेकिन हम अगर इस z कोऑर्डिनेट को वेरिएबल ले लें इन t, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फा ऑफ t ले लें a कोसाइन t, a साइन t एंड b t, वेयर b इज सम कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको 0 ले लेंगे तो ये वही केस सर्कल का बन जाएगा. सो इट्स ए नॉन जीरो कांस्टेंट. अब इसमें देखें कि जैसे जैसे t इंक्रीज करेगा आपका जो z कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज करेगा. इट्स नो मोर इन द एक्स वाई प्लेन. सो जैसे जैसे आप t को इंक्रीज करेंगे आपका z कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है. विद द इंक्रीमेंट ऑफ t ये जो कर्व है ये इन द पॉजिटिव z एक्सिस मूव करना शुरू कर देगी. और अगर इसको टॉप से देखें आप, अगर इसको टॉप से देखें तो ये एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन इसमें जो z कोऑर्डिनेट है वो t के साथ साथ बढ़ रहा है. और इस पर्टिकुलर किस्म की कर्व को आप कहते हैं हीलिक्स. ये स्प्रिंग नुमा जो कर्व बन गई है इसको आप हीलिक्स कहते हैं. नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कर्व की. अगर आप एक स्फीयर लें जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है 0 0 0 और जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है. सो इट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2. जैसा कि हमने सर्कल को डिफाइन किया उसी तरीके से हम स्फीयर को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस. जो सर्कल था वो पॉइंट्स इन प्लेन थे और स्फीयर जो है वो पॉइंट्स इन स्पेस है. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. इस केस में जो फिक्स पॉइंट है इसको आप ओरिजिन ले रहे हैं और जो डिस्टेंस है आप 2 ले रहे हैं. उसके अलावा अगर आप एक और सिलेंडर ले लें जिसका जो सेंटर है वो 1 0 0 है. ये एक्स एक्सिस आपके पास, इसका जो सेंटर है 1 0 0 है. अगर आप इस स्फीयर और इस सिलेंडर का इंटरसेक्शन ले तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपके पास एक कर्व बनेगी.
इस कर्व की इक्वेशंस क्या होती हैं? इस कर्व को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन टी एंड 2 साइन टी बाई 2। और इस पिक्चर में इस कर्व का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया, ये वाला पोर्शन ये इस पिक्चर में दिखाया गया। अल्फा ऑफ टी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू R3, आर इज एन ओपन इंटरवल, और जो इसकी आउटपुट है वो R3 में आ रही है। और अल्फा 1 ऑफ टी इज 1 प्लस कोसाइन टी विच इज डिफरेंशिएबल, अल्फा 2 of t is sin t which is differentiable, and alpha 3 of t is 2 sin t by 2 which is differentiable again. So it's another example of a curve in space. Similarly, एक और example हम लेते हैं, a function alpha from R to R3 defined in the following way. इसमें जो first coordinate है वो e raised to power t है, second coordinate e raised to power minus t है, और जो third coordinate है वो square root 2 into t. So it's a polynomial. इसमें it's a function from an open interval to R3. So first condition is satisfied. Second condition क्या है? Alpha of t के जो first coordinate, second coordinate और third coordinate ये differentiable होने चाहिए. So इस केस में आप देख सकते हैं जो alpha 1 of t है वो भी differentiable है, जो alpha 2 of t है वो भी differentiable है, और जो alpha 3 of t है being a polynomial ये भी differentiable है। इस कर्व का जो ग्राफ है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज जस्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो इट्स एन इन्फिनिट कर्व, और ये जो पिक्चर है ये सिर्फ पोर्शन ऑफ द कर्व को बता रही है। लास्टली हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो अल्फा है वो डिफाइंड है, इसकी जो डोमेन है, जो ओपन इंटरवल है वो R है, और जो रेंज है डेफिनेटली वो R3 है। और दिस इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3t माइनस टी क्यूब, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 3t स्क्वायर, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3t प्लस टी क्यूब। इसमें वंस अगेन इट्स अ फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल टू R3, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, अल्फा 1 ऑफ t शुड बी डिफरेंशिएबल, इट्स अ पॉलिनोमियल, इट इज डिफरेंशिएबल। सेकेंड कोऑर्डिनेट is polynomial in t, so it is differentiable, and third coordinate once again a polynomial in t, so it is differentiable. So both conditions are satisfied, so alpha of t is a curve. और इसका जो ग्राफ है वो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। वंस अगेन इट्स जस्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, इट्स नॉट द होल ग्राफ। अगर आप इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करते जाएं तो इसी किस्म की आपके पास कर्व की ग्राफ आता चला जाएगा। इस पर्टिकुलर किस्म की कर्व को आप कहते हैं थ्री कर्व। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है आज के लेक्चर का वेलोसिटी वेक्टर। कोई सी भी कर्व गिवन है आपके पास, अल्फा विच इज फ्रॉम ओपन इंटरवल I to R3, for each number t in I, the velocity vector of alpha at t is the tangent vector. हमने टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। टेंजेंट वेक्टर्स इन R3 आर बेसिकली वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो P है और इट कोरिस्पॉन्ड्स टू ए वेक्टर। सो इनिशियल पॉइंट P एंड वेक्टर इज V। सो दीज आर द टेंजेंट वेक्टर्स इन R3। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। सो व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए कर्व? आप कोई से भी कर्व लें, इस पे अल्फा प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू डी अल्फा 1 बाई डी टी, डी अल्फा 2 बाई डी टी, डी अल्फा 3 बाई डी टी एट पॉइंट, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि ये एक टेंजेंट वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट भी आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर? अल्फा ऑफ टी। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्व है, इसमें किसी भी टाइम टी पे आपके पास एक पॉइंट आएगा कर्व के ऊपर, इसको हम अल्फा ऑफ टी का नाम दे रहे हैं, और जो वेक्टर पार्ट है दिस इज गिवन बाय दिस एरो। सो दिस वेक्टर इज द टेंजेंट वेक्टर एंड इट्स कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कर्व गिवन है फ्रॉम R to R3 डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, व्हाट इज द टेंजेंट वेक्टर टू दिस कर्व?
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कर्व गिवन है फ्रॉम R to R3 डिफाइन इन दिस वे, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सबसे पहले अल्फा प्राइम ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ टी इन दिस केस? 3 minus 3t square, 6t and 3 plus 3t square. ये आपके पास अल्फा प्राइम आ गया है, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो भी आपको बताना है. इट्स अ वेक्टर, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट भी आप बताएंगे. इसका इनिशियल पॉइंट है 3t minus t cube, 3t square and 3t plus t cube. ये इसका इनिशियल पॉइंट है. So this will represent a tangent vector at point alpha of t or for some particular value t. What are velocity vectors geometrically? कोई सा भी कर्व गिवन है आपके पास, आपने उसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया है, तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली? कोई सी भी कर्व गिवन है, लेट्स से जैसा कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है आपके पास, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर का मीनिंग क्या है. हमने देखा हुआ कैलकुलस में, अगर कोई सा भी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पॉइंट टी पे एफ प्राइम ऑफ टी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज जस्ट एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. इसी डेफिनेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द कर्व्स इन R3. अल्फा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस अल्फा ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, विच इज जस्ट इक्वल टू जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है अल्फा 1 टी प्लस डेल्टा टी माइनस अल्फा 1 टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आपके पास जो अल्फा ऑफ टी है, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 ऑफ टी, अल्फा 2 ऑफ टी एंड अल्फा 3 ऑफ टी. जब आप अल्फा टी प्लस डेल्टा टी लिखते हैं तो दिस इज जस्ट इक्वल टू अल्फा 1 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, अल्फा 2 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी एंड अल्फा 3 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी. और अल्फा टी प्लस डेल्टा टी माइनस अल्फा ऑफ टी जब आप करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड को सेकंड में से और थर्ड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दें, और 1 ओवर डेल्टा टी बेसिकली आप तमाम कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. कर्व के ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें, अल्फा ऑफ टी इज ए पॉइंट ऑन द कर्व. सिमिलरली अल्फा टी प्लस डेल्टा टी इज अनदर पॉइंट ऑन द कर्व. और जब आप ये नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट दिस वेक्टर अल्फा टी प्लस डेल्टा टी माइनस अल्फा ऑफ टी 1 प्लस डेल्टा टी, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है अल्फा ऑफ टी है. लेकिन अगर हम लिमिट ले लें डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो इसमें ये जो अल्फा टी प्लस डेल्टा टी है ये अल्फा ऑफ टी को अप्रोच करेगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा ऑफ टी, लेकिन अल्फा ऑफ टी को अप्रोच करेगा एंड दिस विल बी ए वेक्टर लाइक दिस. So geometrically this is just a tangent vector with initial point alpha of t. Yet another identity. हमें पता है what are natural frame field in R3. हमने इसकी definition की हुई है. What is U1 of P? किसी भी point में space में आपके पास कोई सा भी point P है. Let's say this is x axis, this is z axis and this is y-axis. U1 of P is a unit vector with initial point P in the direction of x-axis. So basically ये आपके पास U1 of P है और ये आपके पास unit vector है. So इस unit vector को आप just translate कर देंगे such that the initial point is P. Similarly, what is U2 of P? U2 of P is basically a unit vector with initial point P and it's a unit vector in the direction of y-axis. So it will be something like this. Once again आपने unit vector in the direction of y को लिया और इसका जो initial point है वो आपने p कर दिया. What is u3 of p? On the same lines आपने unit vector in the direction of z axis लिया और उसके बाद आपने इसको translate कर दिया such that the initial point is p.
सो किसी भी पॉइंट इन स्पेस में u1, u2, u3 आपके पास 3 वेक्टर फील्ड्स हैं। किसी भी पॉइंट p पे इनका जो इमेज है वो यूनिट वेक्टर है विद द इनिशियल पॉइंट p। और किसी भी टेंजेंट वेक्टर को, ये हमने देखा हुआ, किसी भी टेंजेंट वेक्टर को v1, v2, v3 विद इनिशियल पॉइंट p को हम लिख सकते हैं v1 u1 ऑफ p प्लस v2 u2 ऑफ p प्लस v3 u3 ऑफ p। और इसको समेशन में आप कैसे लिख सकते हैं, vi ui ऑफ p एंड I वेरीज फ्रॉम 1 to 3। जो वेलोसिटी वेक्टर है, इन्हीं नोटेशंस को यूज करते हुए हम वेलोसिटी वेक्टर्स को इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज जस्ट d alpha 1 by dt, d alpha 2 by dt, d alpha 3 by dt with initial point alpha of t। ये हमने डेफिनेशन की है वेलोसिटी वेक्टर की किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कर्व इन स्पेस के लिए, यूजिंग द सेम नोटेशन। इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो v1 और उसके बाद इमेज ऑफ द पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट। सो बेसिकली u1 ऑफ अल्फा ऑफ t, क्योंकि इसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा ऑफ t है। सिमिलरली v2 और u2 ऑफ p, इसमें जो v2 है वो d अल्फा 2 बाई dt है और u2 ऑफ अल्फा ऑफ t। सो बेसिकली ये कुछ इस किस्म की आइडेंटिटी बन जाएगी, d अल्फा 1 बाई dt u1 ऑफ अल्फा ऑफ t। और what is u1 of alpha of t? Basically this is just this first coordinate. Similarly the other two terms. So किसी भी velocity vector को, velocity vector to a curve in R3 is basically written in this way using the notation of vector fields. Velocity vector of a straight line, कोई सी भी स्ट्रेट लाइन है उसको हम लिख सकते हैं, हमने देखा अभी, किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप लिख सकते हैं अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू पी प्लस टी क्यू। और ये हमने देखा था दिस इज जस्ट इक्वल टू p1 प्लस टी क्यू वन, p2 प्लस टी क्यू टू, p3 प्लस टी क्यू थ्री। और इसमें व्हाट इज d अल्फा 1 बाय dt, अगर मैं P को P1, P2, P3 ले लूं और Q को Q1, Q2, Q3 ले लूं, तो what is d alpha 1 by dt? d alpha 1 by dt is just equal to d P1 plus tQ1 by dt. P1 is a constant, so derivative of P1 is 0. और Q1 is once again a constant, so ये derivative में as a constant बाहर आ जाएगा, so we will just get Q1. Similarly d alpha 2 by dt is q2 and similarly d alpha 3 by dt is q3. इन इंडेक्स नोटेशन ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें i इंडेक्स है और i वेरीज फ्रॉम 1, 2 and 3। और इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर है फॉर दिस कर्व, स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व इन R3, इस कर्व का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, q1, q2, q3, क्योंकि q1 is d alpha 1 by dt, q2 is d alpha 1 by d alpha 2 by dt, q3 is d alpha 3 by dt. So this is equal to q, the vector q with initial point alpha of t. So straight line के केस में जो velocity vector है, this is just the vector q with initial point alpha of t. हमने अभी एग्जांपल की थी हेलिक्स की, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर टू द हेलिक्स। हेलिक्स की हमने डेफिनेशन की हुई थी अल्फा कोसाइन टी, अल्फा साइन टी एंड बी टी। और इसमें जो z कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये विद इंक्रीमेंट इन t ये बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपके पास z डायरेक्शन में मूवमेंट आती है इस सर्कल की, तो ये हेलिक्स बन जाता है। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, आपने d अल्फा 1 बाय dt कैलकुलेट करना, आपने d अल्फा 2 बाई dt कैलकुलेट करना एंड सिमिलरली आपने d अल्फा 3 बाई dt कैलकुलेट करना।
इस केस में व्हाट इज डी अल्फा 1 बाई डी टी, कोसाइन टी का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी और ए इज ए कांस्टेंट, तो ये वैसे ही आ जाएगा. सो माइनस ए साइन टी एंड सिमिलरली व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए साइन टी, सो दिस इज ए कोसाइन टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कोसाइन टी. b is a constant, once again a non-zero constant, और b का डेरिवेटिव bt का डेरिवेटिव आपके पास b बन जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का वो आपके पास अल्फा ऑफ t है. और ये आप देख सकते हैं इन द z डायरेक्शन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जो z डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक खास स्पीड के साथ, एक खास फिक्स स्पीड के साथ बढ़ रहा है. कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का फ्रॉम द बुक ऑफ बैरेट ओनील. कंप्यूट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कर्व इन एग्जांपल 4.23, और ये जो एग्जांपल 4.23 की कर्व है वो अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन टी साइन टी एंड 2 साइन टी बाई 2 ये गिवन है. आपने सबसे पहले फॉर आर्बिट्रेरी टी के लिए वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपने टी इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर t इज इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, और फिर t इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए आपने इन तमाम वैल्यूज ऑफ t के लिए वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है. जैसा कि हमने देखा कि corresponding to every value of t there is a point on curve in R3. So basically ये 3 पॉइंट्स पे आपने वेलोसिटी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अल्फा ऑफ t गिवन है, अल्फा प्राइम ऑफ t आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर जनरल t, d alpha 1 by dt, d alpha 2 by dt, d alpha 3 by dt with the initial point alpha of t. जो इनिशियल पॉइंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का वो अल्फा ऑफ t है, बाय डेफिनेशन हमने देखा था. सो अल्फा प्राइम ऑफ t क्या बन गया इस केस में, माइनस साइन t विच इज d alpha 1 by dt, d alpha 2 by dt is cosine t and d alpha 3 by dt is basically cosine t by 2. इसमें t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 आएगा जो कि इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सो वी विल ओनली गेट कोसाइन t by 2. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर फॉर जनरल t. किसी भी t के लिए आपने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया. अल्फा प्राइम ऑफ t विद इनिशियल पॉइंट अल्फा ऑफ t. अभी देखते हैं इफ t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 में आप देख सकते हैं अल्फा प्राइम ऑफ 0 क्या बन जाएगा, अल्फा प्राइम ऑफ 0 इज बेसिकली 0 1 1, एंड व्हाट इज अल्फा ऑफ 0 जो कि इनिशियल पॉइंट होगा इस केस में. इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज 2 0 0. ये आप इजीली देख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास कोसाइन t की वैल्यू 1 है और साइन t की वैल्यू 0 है और साइन t बाई 2 की भी वैल्यू 0 आएगी. तो बेसिकली ये आपके पास 2 0 0 आ जाएगा. सो द वेलोसिटी वेक्टर फॉर t इज इक्वल टू 0 आपके पास ये वेक्टर बन जाएगा जिसका इनिशियल पॉइंट 2 0 0. सिमिलरली फॉर t इज इक्वल टू पाई बाई 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा ऑफ पाई बाई 4 यूजिंग कैलकुलेटर. 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड 0.76537. आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिख सकते हैं और आप इनको स्क्वायर रूट्स में भी लिख सकते हैं. दोनों तरीकों से ये बिल्कुल ठीक है. अल्फा प्राइम ऑफ 0 आपने कैलकुलेट किया, व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ 0. वंस अगेन स्क्वायर रूट्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं आप इनको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपने अल्फा ऑफ पाई बाई 4 निकाला हुआ. सो दिस वेक्टर इज द टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाई 4. सिमिलरली पाई बाई 2 अगर आप ले लें आपके पास अल्फा ऑफ पाई बाई 2 एक वेक्टर आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लें तो अल्फा ऑफ पाई बाई 2 आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा. अल्फा प्राइम ऑफ पाई बाई 2 विच इज द वेलोसिटी वेक्टर फॉर पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 1 1 स्क्वायर रूट 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम एक्सरसाइज 1.4 का. फाइंड द यूनिक कर्व सच दैट अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 0 5 एंड अल्फा प्राइम ऑफ t इज t स्क्वायर t एंड e रेज़्ड टू पावर t. इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है, बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, एक कर्व का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, आपने कर्व फाइंड आउट करनी है, और इसके ऊपर जो एक और कंडीशन गिवन है वो है अल्फा ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 1 0 5. तो अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे.
अल्फा प्राइम ऑफ टी इज गिवन टू बी टी स्क्वायर टी एंड ई रेस्ट पावर टी। हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अल्फा प्राइम ऑफ टी को, और इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम तीनों कोऑर्डिनेट्स का सेपरेट इंटीग्रल लेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इंटीग्रल टी स्क्वायर का इंटीग्रल है विच इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसका इंटीग्रल ई रेज़्ड टू पावर टी प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और C1, C2, C3 की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे ये जो कंडीशन गिवन है अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू 105। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम C1, C2 और C3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये आपके पास कर्व अल्फा ऑफ t है। सिंस अल्फा ऑफ 0 इज, इस केस में आप t की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास अल्फा ऑफ 0 आ जाएगा, C1, C2 एंड 1 प्लस C3। लेकिन ये गिवन है कि अल्फा ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 105। तो इस केस में दिस इंप्लाइज C1 is 1, C2 is 0 and 1 plus C3 is 5, and this once again implies that C3 is equal to 4। तो आपके पास जो कर्व है वो क्या आ जाएगी? अल्फा ऑफ t is equal to t cube by 3 plus 1 t square by 2 plus 0 and e raised to power t plus 4। सो वेलोसिटी वेक्टर गिवन था आपके पास, आपने कर्व फाइंड आउट कर लिया और इसमें आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए यूजिंग द कंडीशन अल्फा ऑफ 0 इज इक्वल टू 105। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व्स इन R3। सो रीपैरामीटराइजेशन मींस कि हमारे पास सेम कर्व है, ग्राफ ऑफ द कर्व इज सेम, या इन अदर वर्ड्स कोई सी भी जो कर्व स्पेस में गिवन है उनके जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन हम उनको मैथमेटिकली डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। सो एक ही कर्व को आप एक से ज्यादा वेज से भी लिख सकते हैं और ये देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। लेट्स से आपके पास कोई सी भी कर्व गिवन है अल्फा विच इज फ्रॉम I टू R3, इट्स ए कर्व, सो इट्स ए फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल टू R3। अगर आप एक और फंक्शन ले लें फ्रॉम ओपन इंटरवल J टू ओपन इंटरवल I, और ये जो फंक्शन h है ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, देन द कंपोजिट फंक्शन b इज इक्वल टू अल्फा ऑफ h फ्रॉम J टू R3 इज कॉल्ड रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फा बाय h। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप कोई सी भी कर्व अल्फा लेते हैं तो आप ओपन इंटरवल, जैसा कि हमने पहले देखा था, जो ओपन इंटरवल्स हैं दे आर पोर्शन ऑफ द रियल लाइन। सो इस पोर्शन को मैं इस छोटे से रियल लाइन के पोर्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो कोई सा भी मैं वैल्यू t लूं इस ओपन इंटरवल से, मेरे पास पॉइंट ऑन द कर्व आएगा। मैं t की वैल्यू चेंज कर दूं, एक और पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप पॉइंट्स ऑन द कर्व हासिल कर लेते हैं, तमाम पॉइंट्स ऑन द कर्व। लेकिन अगर मैं एक और वे से लिखना चाहूं, पहले मैं एक फंक्शन ले लूं फ्रॉम J टू I, कोई सा भी फंक्शन है, मैं एक और ओपन इंटरवल ले लेता हूं J और एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूं H फ्रॉम J टू I, और उसके बाद मैं कंपोजिशन ले लूं। सो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूंगा, मैं J के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट लूंगा, मैं किसी I के पॉइंट से स्टार्ट नहीं लूंगा, मैं J के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट लूंगा, और इसका जो इमेज है अंडर H ये I का एक पॉइंट होगा, और क्योंकि अल्फा का इमेज ऑन द पॉइंट्स ऑफ I वो कर्व के पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली मेरे पास पॉइंट ऑफ J का मेरे पास इमेज आ जाएगा। सो दिस पॉइंट गोज टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट गोज टू ए पॉइंट इन स्पेस विच इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। सो जो पॉइंट्स हैं J के अब मैप हो रहे हैं ऑन द सेम कर्व, लेकिन इसमें जो आपका इनिशियल ओपन इंटरवल था वो आपने चेंज कर दिया। सो जो पैरामीटर t था अब पैरामीटर s हो गया, क्योंकि आप s के पॉइंट्स ले रहे हैं और ये आपको इमेज दे रहे हैं
पॉइंट्स ऑफ द कर्व के। सो आपने रीपैरामीटराइज कर लिया, आपने पैरामीटर चेंज कर दिया, आपने पैरामीटर t से पैरामीटर s कर दिया और आपने रीपैरामीटराइज कर दिया कर्व को। सो अगर ये जो ब्लैंक कोन्स हैं इनको मैं अल्फा ऑफ t से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास ये पॉइंट्स आएंगे फ्रॉम i टू अल्फा, और अगर मैं इन सॉलिड को पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं अल्फा ऑफ h ऑफ s से तो बेसिकली सेम पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास कर्व के ऊपर, लेकिन इस केस में जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द कर्व इज डिफरेंट। सो जस्ट द डोमेन ऑफ द कर्व इज डिफरेंट, अदरवाइज जो इमेज आ रहा है आपके पास वो सेम कर्व आ रही है। सो आपने रीपैरामीटराइज कर दिया कर्व को। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। कोई सा भी मेरे पास एक कर्व गिवन है अल्फा ऑफ टी स्क्वायर रूट टी, टी स्क्वायर रूट टी, 1 माइनस टी, और जो आपके पास इनिशियल ओपन इंटरवल है, जो डोमेन ऑफ द कर्व है वो 0-4 ओपन इंटरवल है। अगर मैं एक फंक्शन ले लूं h फ्रॉम j टू i, और इस केस में j जो है वो आपके पास 0 to 2 है, 0 to 2 ओपन इंटरवल है, और जो h of s है वो डिफाइंड है h of s इज इक्वल टू s स्क्वायर, और दिस इज डिफरेंशिएबल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑन h, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, और s स्क्वायर है विच इज अ पॉलिनोमियल इन s, सो इट इज डिफरेंशिएबल। जो आपके पास रीपैरामीटराइजेशन है बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, दिस इज जस्ट अल्फा ऑफ h of s। व्हाट इज h of s? s स्क्वायर। सो व्हाट इज अल्फा ऑफ s स्क्वायर? यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे आप t लिख रहे थे उन पॉइंट्स पे अब आप s स्क्वायर लिखेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर, सो बेसिकली दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर, क्योंकि आपने t की जगह s स्क्वायर लिखना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। सिमिलरली s स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर एंड 1 माइनस s स्क्वायर, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू s, और स्क्वायर रूट s कैंसिल होके s क्यूब बन गया और 1 माइनस s स्क्वायर। सो दिस इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व अल्फा, और इसमें जो अब पैरामीटर है वो आपने इसको s कर दिया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है, जो 2 का स्क्वायर है वो 4 है और 0 का स्क्वायर 0 है। सो बेसिकली जो इंटरवल है 0 to 2 ये इंटायरली मैप हो रहा है 0-4 पे। सो 0 का इमेज, इनिशियल पॉइंट का इमेज 0 है, और जो 2 है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका इमेज 4 है। अभी हम देखते हैं कि आपने रीपैरामीटराइज कर लिया कर्व को, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने अल्फा ऑफ टी का वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना देख लिया, लेकिन इज देयर ए सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व? सो इट इज ए काइंड ऑफ वर्जन ऑफ द चेन रूल, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम देखेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे कि कैसे हम वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं टू द रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। अगर बीटा कोई सी भी रीपैरामीटराइजेशन है आपकी कर्व अल्फा की, एंड द रीपैरामीटराइजेशन इज गिवन बाय h, then beta prime s is equal to dh by ds alpha prime of h of s. So it is kind of a chain rule. और इसका प्रूफ देखते हैं हम। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और बीटा ऑफ s इज इक्वल टू अल्फा ऑफ h ऑफ s। h ऑफ s कोई सा भी फंक्शन है s का, एंड इट्स डेफिनेटली ए फंक्शन फ्रॉम j टू i, और i is basically the domain of alpha, और alpha of h of s which is basically beta, इसकी जो डोमेन है वो बन जाएगी j to r3। तो इस केस में व्हाट इज अल्फा 1? अल्फा 1 क्या बन जाएगा? अल्फा ऑफ h ऑफ s। अल्फा 2 क्या बन जाएगा? अल्फा 2 ऑफ h ऑफ s। सिमिलरली अल्फा 3 ऑफ h ऑफ s। व्हाट इज बीटा प्राइम इन दिस केस? आपने बीटा प्राइम लिया, डेरिवेटिव लिया बीटा का, तो बेसिकली इट मीन्स दैट हम पहले कोऑर्डिनेट का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, सेकंड कोऑर्डिनेट का भी, और थर्ड कोऑर्डिनेट का भी आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे फॉर सिंपल फंक्शन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो अल्फा 1 है इट्स ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, अल्फा 2 भी और अल्फा 3 भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। सो हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। इफ f and g are two functions from r to r,
then the derivative of the composition f circle g is given by, जो derivative of f of g है, it's basically f prime of g and then g prime. So इस केस में आपके पास f क्या है? For example, in the case of first coordinate, f1 is alpha 1 और g क्या है आपके पास? h of s. So कैसे अप्लाई करेंगे इस पे? So हम लिखेंगे alpha 1 of h of s prime is equal to alpha 1 prime of h of s and alpha prime of s. और in the index I आप इसको लिख सकते हैं alpha I of h of s equals to alpha 1 alpha I prime of h of s alpha prime in the index notation we can write alpha I of h of s prime is equal to alpha I prime of h of s h prime of s I is equal to 1 to 3. और इन्हीं चेन रूल्स को अगर आप अप्लाई कर दें इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट तो ये आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ बन जाएगी. और आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड और थर्ड में एक चीज़ कॉमन आ रही है विच इज़ h प्राइम ऑफ s. सो इसको आप बाहर लिख सकते हैं और ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्राइम ऑफ s, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट है दिस इज जस्ट अल्फा प्राइम ऑफ h ऑफ s. इसमें एक मिस्टेक है, दिस शुड बी अल्फा प्राइम ऑफ h ऑफ s. ठीक है जी. सो ये प्रूफ हो गया. आप डेरिवेटिव ले सकते हैं रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व का. अभी कमिंग बैक टू आवर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट फंक्शंस ऑफ द कर्व बीटा which is the reparameterization of the curve alpha and the reparameterization by the function h. और h इसमें given है h of s is equal to cosine inverse of s. और जो इंटरवल j है this is 0 to 1. Curve alpha from 4.23 is given by this. अब आपने find out क्या करना है? आपने find out करना है what is beta which is alpha of h of s. In other words आपके पास क्या बन जाएगा? Alpha of cosine inverse of s which is equal to, जहां पे t आ रहा था अब आप वहां पे cosine inverse of s लिखेंगे. So in other words इसको आप लिख सकते हैं 1 plus cosine of cosine inverse of s. sin जो t है इसकी जगह आप cosine inverse of s लिख देंगे. So cosine inverse of s. Similarly 2 sin 1 by 2 cosine inverse of s. ठीक है जी. लेकिन आप इसको सिंप्लीफाइड में वे में भी लिख सकते हैं. अगर आप अल्फा ऑफ टी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एस, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं बाय राइटिंग ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कोसाइन टी. सो वो हम कैसे कर सकते हैं? अल्फा ऑफ टी को मैं लिख सकता हूं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन टी है. सेकंड कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर टी स्क्वायर रूट, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोसाइन टी डिवाइडेड बाय 2. इस केस में जब आप अल्फा ऑफ कोसाइन इनवर्स एस फाइंड आउट करेंगे सो इट विल बिकम 1 प्लस कोसाइन ऑफ कोसाइन इनवर्स एस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर cosine inverse s and 1 minus cosine of cosine inverse t. cosine और cosine inverse कैंसिल कर देंगे so it will be just 1 plus s. 1 minus
1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ऑफ कोसाइन इनवर्स एस, और इसमें भी कोसाइन और कोसाइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एस. सो इट इज मोर सिंप्लीफाइड वे देन दिस. ये जो फर्स्ट लाइन में आपने आंसर लिखा था, दिस इज करेक्ट आंसर. आपने रीपैरामीटराइज कर दिया यूजिंग द फंक्शन h, लेकिन आप इसको इस सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हैं. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. इनफैक्ट कोई सा भी फंक्शन गिवन है, फंक्शन फ्रॉम r3 टू r गिवन है, हमने देखा था हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इसकी डेफिनेशन हमने की थी और इसके मुख्तलिफ वेज देखे थे हमने कैलकुलेट करने के. लेकिन अगर कोई सी भी कर्व गिवन है स्पेस में और f कोई सा भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन r3, देन द वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अल्फा प्राइम ऑफ t इज बेसिकली df ऑफ अल्फा बाय dt ऑफ t. अभी देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है अगर कोई सा भी वेक्टर गिवन है, कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर टू r3 गिवन है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of Vp is basically given as Vi partial f by partial xi at p, which is just equal to V1 partial f by partial x1 plus V2 partial f by partial x2 plus V3 partial f by partial x3 at p. इसमें x1, x2, x3 जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी जगह आप x, y और z भी ले सकते हैं. इट्स द सेम थिंग, आपने जस्ट इनको डिफरेंट नाम दे दिए टू द सेम कोऑर्डिनेट्स. व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ t, ये हमने देखा हुआ है. व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ t? d अल्फा बाय dt, d अल्फा 2 बाय dt, d अल्फा 3 बाय dt. सो व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा प्राइम ऑफ t? ये बन जाएगा आपके पास यूजिंग द सेम डेफिनेशन पार्शियल f बाय पार्शियल xi अल्फा ऑफ t, क्योंकि इसमें जो इनिशियल पॉइंट है ये आपके पास अल्फा ऑफ t है. वेलोसिटी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने देखा था, वो अल्फा ऑफ t बन रहा था. और इस केस में आप इनिशियल पॉइंट के ऊपर इवेल्युएट करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x1 को, और सिमिलरली पार्शियल f बाय पार्शियल x2 को एट पॉइंट p इवेल्युएट करते हैं, और पार्शियल f बाय पार्शियल x3 को एट पॉइंट p इवेल्युएट करते हैं. सो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा? पार्शियल f बाय पार्शियल xi अल्फा ऑफ t d अल्फा i by dt, क्योंकि these d अल्फा i by dt are basically vi's. so इस केस में अल्फा प्राइम में जो v1, v2 और v3 है वो d अल्फा 1 by dt, d अल्फा 2 by dt और d अल्फा 3 by dt है, और यहाँ पे आप पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में भी हम लिख सकते हैं. उसके लिए हम रिमाइंड करते हैं व्हाट इज द चेन रूल. कोई सा भी फंक्शन गिवन है फ्रॉम r3 टू r, और एक और फंक्शन गिवन है अल्फा फ्रॉम r टू r, b एक फंक्शन गिवन है r टू r, c एक फंक्शन गिवन है r टू r, देन f ऑफ a b c इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, और which is defined in the following way: f of alpha a of t, b of t, c of t, or it's a differentiable function of one variable because a, b, c are differentiable and f is differentiable, and it is equal to d by dt. f of a, b, c is equal to partial f by partial x1 at point a, b, c, and dA by dt, partial f by partial x2 dB by dt, partial f by partial x3 dC by dt. और अभी हम देखेंगे कि ये सेम इक्वालिटी होल्ड कर रही है इस केस में. सो दिस इज partial f by partial x1 alpha of t d alpha 1 by dt. So we can compare this with this equality partial f by partial x1 dA by dt. इस केस में a, b, c है और हमारे केस में alpha 1, alpha 2, alpha 3 है. So this is just d f of alpha by dt.
व्हाट इज अल्फा इस केस में, और इन अदर वर्ड्स अल्फा ऑफ t इज जस्ट f of alpha 1 of t, alpha 2 of t and alpha 3 of t. So इस केस में आपके पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है, और इस केस में आपके पास a, b और c है. So this is equal to df of alpha by dt at point t. So अगर आपके पास कोई सा भी फंक्शन गिवन है फ्रॉम r3 to r, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले सकते हैं उसका in the direction of the velocity vector at a point to the curve in space. एक कर्व गिवन है आपके पास, आप वेलोसिटी वेक्टर किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक फंक्शन गिवन है r3 to r, आप उस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं in the direction of the velocity vector to the curve. अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं for the curves in space or the curves in R3. When a curve is 1 to 1, or what does it mean geometrically कि curve 1 to 1 कब होगी? हमें पता कि curve is a function from open interval I to R3, और हमें ये भी पता when a function is 1 to 1, a function is 1 to 1 if alpha of t1 is not equal to alpha of t2 for t1 not equal to t2. So if alpha is 1 to 1, then the curve does not intersect itself. In other words, कोई से भी मैं 2 वैल्यूज लूं I में, तो उनके जो इमेज है वो सेम पॉइंट नहीं आ सकते, और अगर उनके इमेज सेम पॉइंट नहीं आ सकता तो उस केस में कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो इट इज नॉट 1 to 1. इसमें आपके पास कर्व इंटरसेक्ट कर रही है. सिमिलरली इसमें भी, इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो इट इज नॉट 1 to 1. हमने हीलिक्स की एग्जांपल देखी थी विच इज ए कर्व इन R3, और ये हम देख सकते हैं कि इसमें कोई सा भी 2 पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए 1 to 1 कर्व. इसमें कोई से भी 2 पॉइंट, इट्स लाइक ए स्प्रिंग, जिसमें कोई से भी 2 पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. Similarly, a curve is called periodic if there is a positive number p such that alpha of t plus p is equal to alpha of t for all t belongs to R, and the smallest number p is called the period of alpha. इसमें देख सकते हैं आप, अगर आप सर्कल की एग्जांपल ले लें तो सर्कल में अल्फा ऑफ t प्लस 2 पाई इज द सेम एज अल्फा ऑफ t. 2 पाई इज द होल एंगल ऑफ द सर्कल. तो आफ्टर 2 पाई, अगर आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं तो आफ्टर 2 पाई, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू ऑल ऑफ द सर्कल, आपके पास जो पॉइंट्स है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, आपके रेपिटेशन आनी शुरू हो जाएगी पॉइंट्स की, और once again after 2 pi आप दोबारा रिपीट करना शुरू कर देंगे, and this will go on and on and on. So this is an example of a periodic curve with period 2 pi, because 2 pi is the smallest number for which the repetition will occur, and it will occur for each and every t. Similarly एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहां से स्टार्ट लें तो यू आर ट्रेवलिंग इन दिस वे एंड you end up this point, but then if you keep on traveling, then you will travel again on the same points. You will travel on the same points for the second time. And similarly, अगर आप इसी तरीके से आगे चलते चले जाएं तो you will keep on traveling on the same points after a certain number. So this is again an example of a periodic curve. कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास कर्व्स इन R3 की. A curve alpha from R to R3 is called regular if alpha prime of t is not equal to 0, the origin, for all t belongs to I.
हमें पता है कि कर्व बाय डेफिनेशन इज डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। और सेकेंडली इसके जो डेरिवेटिव है वो किसी भी पॉइंट पे 0 0 0 नहीं आना चाहिए। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा, और जो अल्फा प्राइम ऑफ टी है वो 0 हो रहा है। सिमिलरली द कर्व अल्फा फ्रॉम R to R3 गिवन एज t स्क्वायर t क्यूब 0 इज नॉट रेगुलर, और इसका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से गिवन है। आप देख सकते हैं कि वाई दिस इज नॉट रेगुलर, व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ टी, इट इज 2t 3t स्क्वायर एंड 0। व्हाट इज अल्फा प्राइम ऑफ 0, दिस इज 0 0 0 and the velocity vector has this initial point alpha of t, which is in fact 0 0 and 0. So this is the point where alpha prime of t is 0, so not regular. और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपके पास एक सिंगुलैरिटी आ रही है, और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर आप एक पोर्शन को यूज़ करके टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें तो वो और बनेगा, और दूसरे पोर्शन को टेंजेंट वेक्टर और दूसरे पोर्शन को यूज़ करके अगर टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें तो वो एक और डायरेक्शन में आ जाएगा। सो टेंजेंट वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, द वेलोसिटी वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने कर्व इन R3 को देखा, और हमने देखा कि वी नो मैनी एग्जांपल्स ऑफ कर्व्स इन R3। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एग्जांपल्स हैं फॉर कर्व्स इन स्पेस की। उसके बाद हमने वेलोसिटी वेक्टर्स को कैलकुलेट करना देखा, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी वेक्टर्स। उसके बाद हमने देखा कि इस सेम कर्व को हम एक से ज्यादा वेज से लिख सकते हैं, इसको रीपैरामीटराइज कर सकते हैं सेम कर्व को। उसके बाद हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर देखा, हम किसी भी फंक्शन फ्रॉम R3 टू R का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर टू द कर्व। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व्स देखी, जिसमें 1 to 1 कर्व देखा कि वो कर्व्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पॉइंट्स आ जाएं और वो इंटरसेक्ट करें स्पेस में। सिमिलरली हमने देखा कि व्हाट आर पीरियोडिक कर्व्स, जो कि खास नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दें। उसके बाद हमने देखा व्हाट आर रेगुलर कर्व्स, और रेगुलर कर्व्स में जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेरिवेटिव उसका 0 बन जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहाँ पे टेंजेंट डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए फ्यूचर में हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि कर्व्स आर ऑलवेज रेगुलर, क्योंकि अगर वो रेगुलर नहीं होंगी तो टेंजेंट डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट टाइम हम वन फॉर्म्स करेंगे, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हाउ कैन वी डू कैलकुलस ऑन सर्फेसेस। उसके लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर वन फॉर्म्स। एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोग जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, वो आप ट्राई करें। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोग जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, वो ट्राई करें। अल्लाह हाफिज।